नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का भावना एजुकेशन हब के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा जो टॉपिक होगा, संविधान में हमने बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पढ़ चुके हैं। अभी हम जो संविधान के अंदर, मैंने पहले भी आपसे चर्चा करी है कि संविधान के अंदर एट प्रेजेंट टाइम 25 पार्ट्स हैं। 25 पार्ट्स को हम वन बाय वन क्लियर करेंगे और हमारे एग्जाम से रिलेटेड जो भी टॉपिक या जो भी यहाँ पर पार्ट इंपॉर्टेंट होगा उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्ट 1 से हम स्टार्ट करेंगे और पार्ट 1 यानी संविधान को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इसके कीवर्ड्स, की पॉइंट्स और प्रीएम्बल के जो की पॉइंट्स हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे साथ जो संविधान है इसको लेकर कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ बातें कही गई हैं। जैसे नानी पालकीवाला, ठीक है, जो एन ए पालकीवाला हैं, इन्होंने प्रीएम्बल को क्या बोला है? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी एग्जाम में कई बार आ सकता है आपके सामने कि हमारे संविधान को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे संविधान का आइडेंटिटी कार्ड किसको बोला गया है? तो किसको बोला गया है? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, प्रीएम्बल को बोला गया है। और किसने बोला? ये एन ए पालकीवाला ने। नेक्स्ट की बात करें, ही फर्स्ट द बिगन विद ए प्रीएम्बल, यानी वह प्रस्तावना से शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। यानी भारत में अगर आप संविधान को पढ़ेंगे तो संविधान की शुरुआत कहाँ से होती है? तो संविधान की शुरुआत होती है प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल से। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इट हैज बीन अमेंडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, विच एडिड 3 न्यू वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, तो हमारे संविधान के अंदर अमेंडमेंट किए जा सकते हैं आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके। वैसे हमारा प्रीएम्बल हमारे संविधान का हिस्सा है और ये बात आपका 1971 केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में जो बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रीएम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और पार्ट होते हुए आर्टिकल 368 के थ्रू संसद उसमें संशोधन कर सकती है। और इसी का इस्तेमाल करके 3 वर्ड SSI, SSI मीन्स सोशलिस्ट, सेकुलर एंड I मीन्स इंटीग्रिटी, ठीक है, ये 3 वर्ड को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में ऐड किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं कीवर्ड्स प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की कीवर्ड्स क्या क्या है, क्या क्या इसके बारे में हम स्पेशलिटी बताता है। सबसे पहले सोवरेनिटी, सोवरेनिटी यानी संप्रभुता। हम लोग संप्रभु हैं, अपने फैसले, अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, किसी से हमें डिसीजन लेने के लिए परमिशन लेनी नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें जो संविधान, हमें जो आज़ादी मिली तिरंगे के नीचे मिली। हम किसी के डोमेनियन, किसी के उपनिवेश नहीं हैं, तो हम संप्रभु हैं अपनी इनर और आउटर टेरिटोरियल बाउंड्रीज के डिसीजंस को लेकर। नेक्स्ट सोशलिस्ट, सोशलिस्ट यानी समाजवादी। हमारे देश में सोशलिस्ट भावना चलती है, सामाजिक भावना चलती है, और ये डीपीएसपी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब भी कोई कानून देश के अंदर बनाया जाता है तो डीपीएसपी के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं, जिन आर्टिकल्स के अंदर आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, उन्हीं सब्जेक्ट्स पर कानून बनाया जा सकता है। धर्मनिरपेक्ष, भारत का अपना कोई एक धर्म नहीं है, भारत सेकुलरिज्म ने धर्मनिरपेक्षता है भारत के अंदर। भारत में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन, पारसी है, एंग्लो इंडियंस है, अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर हैं, तो सभी धर्मों को समानता और इक्वलिटी यहाँ पे दी गई है। इस कारण से भारत का अपना कोई एक धर्म को विशेषता प्रदान नहीं करी गई है। नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमारा जो संविधान है ये रिजिड भी है और आपका फ्लेक्सिबल भी है, कठोर भी है और लचीला भी है, ठीक है। गणराज्य, रिपब्लिक। भारत एक रिपब्लिक, एक गणराज्य है। भारत में जो सरकार का चुनाव होता है वो लोकतांत्रिक तरीके से जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जस्टिस, न्याय, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? बाय द लॉ और ऑफ द लॉ। भारत में कानून के द्वारा और कानून के लिए, यानी कानून से ऊपर कुछ नहीं है और कानून की नजर में सब इक्वल है। तो यहाँ पर कानून जो है, जस्टिस जो है, लॉ जो है वो सबसे ऊपर काम करता है। लिबर्टी, भारत में अगर आप फंडामेंटल राइट की बात करें तो इंडिविजुअल लेवल पर आपको लिबर्टी दी गई है, फ्रीडम दिया गया है। वहीं आपके कुछ स्पेशल राइट दिए गए हैं संविधान के अंदर, चाहे सर्टेन क्लासेस या फिर सर्टेन स्टेट्स को लेकर हो, ठीक है। जैसे कि जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के थ्रू स्पेशल राइट दिया गया था, ऐसे ही आपके सर्टेन क्लासेस SC, ST, OBC, वुमेन, है ना, इनको रिजर्वेशन दिया गया अलग अलग बातों में। इक्वालिटी, इक्वालिटी यानी कानून की नजर में सब इक्वल होंगे, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो ये आपकी इकोनॉमिकल लेवल पे हो सकता है। बट अगर आप पॉलिटिकल लेवल पर यानी संविधान की नजरों से देखेंगे तो संविधान की नजरों में कोई भी नागरिक भारत का, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, सब इक्वल है। इसके बाद में फर्टेनिटी, बंधुत्वता। बंधुत्वता यानी भाईचारे की भावना। भारत में संविधान में ये वर्ड इसलिए जोड़ा गया है कि सब लोग भाई हैं आपस में,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो ये हमारे प्रीएम्बल के की पॉइंट्स हैं, ठीक है, 1 बाय 1। इसके बाद में बात करें प्रस्तावना के तत्व क्या क्या है। हमारे प्रस्तावना के क्या क्या तत्व हैं, तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स द अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। एग्जाम जब भी हमारा प्रीएम्बल स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या लिखा रहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारतीय, हम भारत के लोग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स, तो इंडियन स्टेट्स का नेचर कैसा है, तो भारतीय राज्य की प्रकृति भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक व्यवस्था घोषित करता है। यानी भारत का जो संविधान है भारत को एक संप्रभु, ठीक है, सेकुलरिज्म, संप्रभु यानी आपकी सोवरेनिटी, ठीक है, समाजवादी सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलरिज्म, लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, ठीक है, और रिपब्लिक यानी गणतांत्रिक। हमारा जो राज्य है, जो देश है, इन जो स्वतंत्रताओं को लेकर, एक फ्रीडम को लेकर बटा हुआ है। इसके बाद में बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के उद्देश्य क्या हैं, तो हमारे संविधान के उद्देश्य क्या है, न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना है। नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ अडॉप्शन, यानी हमारे संविधान को अपनाने की डेट क्या है भाई, तो हमारे संविधान को अपनाने की डेट, हमारे प्रीएम्बल यानी हमारी प्रस्तावना में डेट क्या है, 26 नवंबर 1949। ये वो डेट है जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या है आपका सोवरेनिटी यानी संप्रभुत्व। संप्रभुत्व का मतलब क्या होता है, संप्रभुत्व शब्द का तात्पर्य यह है कि भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र पर निर्भर रहेगा और न ही उसका प्रभुत्व, बल्कि एक स्वतंत्र राज्य होगा। यानी भारत की जो भी डिसीजन मेकिंग पावर्स होंगी वो किसी देश पर टिकी नहीं होंगी, वो इंडिपेंडेंटली अपने जो एक तरीके से फैसले हैं वो खुद से ले सकते हैं। जो हमारे राजनेता हैं, जो इंडियंस हैं, वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहकर। इसी को बोलते हैं सोवरेनिटी यानी संप्रभुता। न्याय क्या होता है, न्याय यानी न्याय का आदर्श सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, न्याय का आदर जो है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों तरीके से इक्वलिटी दी जाती है। और ये जो न्याय शब्द है ये आपका रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, 1917 में रूसी क्रांति, वहां से लिया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट की बात करें हम लिबर्टी। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता क्या होती है भाई आपकी, स्वतंत्रता जो शब्द है ये हमारी प्रस्तावना के अंदर लिखा हुआ है और ये क्या बताता है कि हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहां से लिए गए हैं, फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं, ठीक है, कहां से लिए गए हैं, फ्रांसीसी क्रांति से। कौन कौन से वर्ड लिए गए हैं फ्रांसीसी क्रांति से, आपका लिबर्टी लिया गया है, इक्वालिटी लिया गया है और फर्टर्निटी, ठीक है, ये तीन वर्ड कहां से लिए हैं, फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट की आपकी फर्टर्निटी, तो फर्टर्निटी वर्ड जो वर्ड है हमने कहां से लिया है, फ्रांस की क्रांति से लिया है फर्टर्निटी वर्ड, ठीक है। फर्टर्निटी वर्ड को हमने 1976 में ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर एक वर्ड आता है आपका अखंडता, ठीक है, क्या वर्ड आता है आपका, वर्ड आता है आपका अखंडता। अखंडता, अखंडता क्या होता है आपका, इंटीग्रिटी। हम देश में अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग जाति संप्रदाय में हमारा देश बटा हुआ है, फिर भी हम लोग एक हैं। हमारा भारत अखंड है, ये खंड खंड भागों में बटा हुआ भारत भी अखंड भारत है। और ये जो अखंड भारत है इसकी अखंडता का सबूत हमारे प्रीएम्बल के अंदर जो शब्द है इंटीग्रिटी, जिसको 1976 में ऐड किया गया था, ठीक है। तो ये इसका एक जीता जागता एग्जांपल है अखंडता शब्द का। अखंडता वर्ड यानी इंटीग्रिटी वर्ड का ऐड किया गया, तो आप बताएंगे 1976 42nd अमेंडमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पार्ट 1। अब हमारा संविधान में जो पार्ट्स हैं वो स्टार्ट होंगे हमारे पार्ट 1 से लेकर हम पार्ट जो आपके 25 तक हैं आज की डेट में, हम एक एक पार्ट करके पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन सा पार्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो पार्ट 1 में स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 क्या बोलता है आपका, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी भारत राज्य और उसका राज्य क्षेत्र। तो इसके अंदर आपके 4 आर्टिकल मिलेंगे। पार्ट 1 के अंदर आपको 4 आर्टिकल मिलेंगे, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, ठीक है, 4 आर्टिकल मिलने वाले हैं। इसमें अगर हम बात करें आर्टिकल 1 क्या बोलता है आपका, आर्टिकल 1 बोलता है आपका इंडिया, इंडिया यानी भारत, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत। एग्जाम में कई बार आता है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया यानी भारत जो है ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। या भारत या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो देश है हमारा, इसमें इसके कितने नामों को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया है, तो आप कहेंगे 2 नामों को अडॉप्ट किया है, फर्स्ट इंडिया सेकंड भारत, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत आर्टिकल 1 के अंदर लिखा हुआ है। इंडिया यानी भारत राज्यों के समूह, राज्यों के संघ के रूप में होगा, ठीक है। और बात करें इसका सेकंड क्या बोलता है, इसके अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है।
भारत जो है हमारा, इसको कैटेगराइज किया गया है 3 हिस्सों में, एक यूनियन में, एक स्टेट्स में और एक यूनियन टेरिटरीज के अंदर, ठीक है। तो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स यानी राज्यों के क्षेत्र, दूसरा यूनियन टेरिटरीज यानी संघ राज्य क्षेत्र होता है, और थर्ड आपका है टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, यानी वो हिस्से जो भारत सरकार कभी भी भारतीय राज्य का हिस्सा बना सकती है, वो हिस्से भी यूनियन का हिस्सा होंगे। आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत का हिस्सा होंगे, ठीक है, ये बोला जाता है इसके अंदर, ठीक है। संविधान के भाग 21 में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। इनमें महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक राज्य आते हैं, जो कि हमारे भाग 21 के अंदर कुछ स्पेशल राइट इसके अंदर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर भी इसी पार्ट का हिस्सा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या बोलता है भैया? आपका आर्टिकल 2 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट 2 पावर्स टू द पार्लियामेंट, यानी संसद को भारत का संविधान 2 प्रकार की शक्तियां देता है, ठीक है। कौन कौन सी शक्तियां देता है? आर्टिकल 2 में क्या लिखा हुआ है? एक तो नए राज्यों को बनाना, ठीक है, नए राज्यों को बनाकर नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल कर लेना, नए राज्यों को बनाना और भारतीय संघ में शामिल कर लेना, ठीक है। और दूसरा नए राज्यों का गठन कर लेना, ठीक है। भारतीय संसद यानी इंडियन पार्लियामेंट के पास में ये राइट है कि वो नए राज्यों को बना सकती है, ठीक है, और उनको बनाने के बाद में इंडियन यूनियन का यानी भारतीय संघ का उसको हिस्सा बनाने का भी राइट है। वो किसके पास में? पार्लियामेंट के पास में। तो नए राज्यों का गठन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स का अगर बात आती है तो आर्टिकल 2 पार्ट 1, ठीक है। इसके बाद में आर्टिकल 3 क्या बोलता है? आर्टिकल 3 क्या बोलता है? पार्ट 1 का आर्टिकल 3 बोलता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी भारतीय संसद को यह अधिकार है कि वो भारत में नए राज्यों का गठन कर सकती है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्ट्रेशन एरिया ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, यानी राज्यों की सीमाओं को घटाना, राज्यों की सीमाओं को बढ़ाना, ठीक है, या उनके नाम चेंज करना, ये सारा का सारी पावर किसके पास में है संविधान के अंदर? पार्लियामेंट यानी संसद के पास में। और संसद इस सारी शक्ति का इस्तेमाल किस आर्टिकल का इस्तेमाल करके करते हैं? तो आर्टिकल 3 ये पावर देता है संसद को, पार्लियामेंट को, कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ऑल्ट्रेशन यानी बाउंड्रीज को कम करना, एरिया ऑफ बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता और राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई है। एग्जाम में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है क्या संविधान के द्वारा क्षेत्रीय एकता और राज्य के अस्तित्व की गारंटी दी गई है संविधान के अंदर? तो नहीं दी गई है, संविधान में ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी गई है, ठीक है। इसके बाद में आर्टिकल 4 क्या बोलता है? आर्टिकल 4 बोलता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर जो भी प्रोविजन दिए गए हैं, जो पावर दी गई है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट इन सभी पावर का इस्तेमाल आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके कर सकती है। और इसमें ये सारी चीजें संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानी जाएगी, इतना याद रखिएगा। आर्टिकल 4, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 के अंदर जो भी चीजें होती हैं हमारी पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद उसको चेंजेस कर सकती है। नए स्टेट बनाना, नए किसी भी एक स्टेट को तोड़कर 2 नई स्टेट बना देना, किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर देना, 2 स्टेट को मिलाकर एक नया स्टेट बना देना। ऐसे में ये सारी चीजें जो हो रही हैं, आपको लगेगा कि ये तो सारा अमेंडमेंट यानी संशोधन के द्वारा ही होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। एक सिंपल मेजोरिटी से आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट यानी इंडियन जो भारतीय संसद है वो कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये हमारा हो गया है। अब ये हमारे कुछ स्टेट्स हैं जो कि हमारे इंडियन पार्लियामेंट में टाइम टू टाइम ऐड किए गए, पार्लियामेंट के द्वारा भारतीय संघ में ऐड किए गए, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र एंड गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात को 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात को 2 सेपरेट स्टेट बनाया गया। इसके बाद में दादर नागर हवेली, ठीक है, जो कि पोर्तुगीज के अंडर में थी, 1954 में ये इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है, ठीक है। और 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1961 में इसको इंडियन यूनियन का यानी भारतीय संघ का पार्ट बना लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका गोवा दमन दीव, ठीक है। गोवा और दमन दीव को पोर्तुगीज से छीनने के बाद में 1961 में इसको इंडियन यूनियन का पार्ट बना लिया जाता है। इसके बाद में पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी जिसमें आपका पुदुचेरी के अंदर माहे आ जाता है, यनम आ जाता है, कराईकल आ जाता है, ठीक है। जो आपका पुदुचेरी है इसमें पांडिचेरी, माहे, यनम, कराईकल ये यूनियन टेरिटरी है। और ये सारे के सारे जो कि मैं आपको सामने नाम बोल रहा हूँ, पुदुचेरी के अंदर पांडिचेरी, माहे, यनम, कराईकल, ये फ्रांस के अंडर में हुआ करते थे। और जब फ्रांस भारत से
भारत से अपना शासन छोड़ के गया तो उस समय पर इन इलाकों पर इंडियन गवर्नमेंट का कब्जा हो गया और ये इंडियन यूनियन का पार्ट बन गए और इंडियन यूनियन ने इसको बनाया यूटी यानी यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी कब बनाया? 1962 में इसको बना लिया, ठीक है। और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू? 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 14वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है आपका नागालैंड को 1963 में इंडियन यूनियन का पार्ट बना लिया गया था। हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश को 1966 में इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया गया। 1971 के अंदर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश को 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंडियन यूनियन का पार्ट बना लिया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट की बात करें मणिपुर। मणिपुर भारत में 19वां स्टेट बना, 19वां राज्य बना, ठीक है। त्रिपुरा 20वां राज्य बना, मेघालय 21वां राज्य बना और सिक्किम को 36 अमेंडमेंट के थ्रू 1975 में सिक्किम को इंडियन यूनियन का कंप्लीट स्टेट बना लिया गया। इसके बाद में बात करें मिजोरम। मिजोरम 23 नंबर का स्टेट बना भारत के अंदर। 24 नंबर का स्टेट कौन सा बना? अरुणाचल प्रदेश बना, ठीक है। कब बना? ये बना 1987 के अंदर। और गोवा को 1987 में 25 नंबर का स्टेट बना लिया गया था। इसके बाद में बात करें छत्तीसगढ़ को 26 नंबर का स्टेट बनाया गया भारत के अंदर। उत्तराखंड 27 है, झारखंड 28 और तेलंगाना जो कि 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, ठीक है। तो इस कुल मिलाकर भारत में आज की डेट में 28 स्टेट हैं आपके, ठीक है। कितने स्टेट है? 28 स्टेट है और 8 आपके यूनियन टेरिटरी हैं। याद रखिएगा, झारखंड को 2000 के अंदर, उत्तराखंड को 2000 के अंदर और छत्तीसगढ़ को भी सन 2000 में, ठीक है, अलग अलग स्टेट बनाकर इंडियन यूनियन का पार्ट बना लिया गया था। नेक्स्ट बात करें आपका चेंज ऑफ नेम्स, यानी इंडियन पार्लियामेंट के पास में आर्टिकल 3 की पावर का इस्तेमाल करके किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकती है। जैसे आप देख सकते हैं 1950 में, ठीक है, जो यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था आपका, यूनाइटेड प्रोविंस, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया भाई? उत्तर प्रदेश कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद में बात करें 1969 में मद्रास का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? मद्रास का नाम चेंज करके कर दिया गया तमिलनाडु कर दिया गया। इसके बाद में 1973 के अंदर मैसूर का नाम चेंज करके क्या कर दिया? मैसूर का नाम चेंज करके कर्नाटक कर दिया, ठीक है। 1973 में मैसूर का नाम चेंज करके क्या कर दिया? कर्नाटक को कर दिया। इसके बाद में लास्ट आपका जो 2011 के अंदर आपका चेंज हुआ है ओडिशा, जो ओडिशा है, ओडिशा का नाम चेंज करके क्या कर दिया? ओडिशा कर दिया, ठीक है। तो सबसे लास्ट का स्टेट ओडिशा है, जिसको ओडिशा से ओडिशा बनाया गया 2011 के अंदर। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार ये चीजें पूछ ली जाती हैं। अब आपका पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड यानी सिटीजनशिप। सिटीजनशिप यानी नागरिकता। तो भारत में किस तरह की नागरिकता, किस टाइप की सिटीजनशिप चलती है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। भारत में ड्यूअल सिटीजनशिप यानी दोहरी नागरिकता नहीं चलती है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है और इस सिंगल सिटीजन का कंसेप्ट जो है भारत में, वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। और हमारे संविधान में जब सिटीजनशिप की बात होती है तो संविधान का जो भाग सेकंड है, भाग 2 जो है वो सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। सिटीजनशिप से रिलेटेड जो आपके आर्टिकल है, आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11, ठीक है, 5 to 11 जो आर्टिकल है ये आपके सिटीजनशिप से रिलेटेड है। सिटीजनशिप के बारे में बताते हैं और कितने टाइप की सिटीजन भारत में है, और इसके अलावा भारत में सिटीजनशिप किस किस तरीके से ली जा सकती है, किस तरीके से भारत सरकार आपसे नागरिकता छीन सकती है। तो वो सारी चीजें, वो सारी बातों पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन आइडियल विद द सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11 जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है, पार्ट सेकंड के अंदर। इट ओनली आइडेंटिफाई द पर्सन हु बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट, यानी 26 जनवरी 1950 में इस बात को क्लियर कर दिया गया, जो भारत के अंदर रह रहा है वो भारतीय नागरिक कहलाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद में आर्टिकल 5 क्या बोलता है? एक एक आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 5 क्या बोलता है? आर्टिकल 5 बोलता है कि वो पर्सन जिसका जन्म भारत में हुआ हो, वो पर्सन जिसका जन्म भारत में हुआ हो वो भारतीय नागरिक कहलाएगा, ठीक है। या जिसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो उसको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। आर्टिकल 5 बोलता है जिसका जन्म भारत में हुआ भारतीय नागरिक होगा, या जिसके माता या पिता में से किसी एक पर्सन का जन्म भारत में हुआ हो तो वो पर्सन इंडियन सिटीजनशिप के लायक है, इंडियन सिटीजनशिप उसको दे दी जाएगी। आर्टिकल 5 ये बोलता है, ठीक है। इसके बाद में आर्टिकल, ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से यानी पहले से। संविधान लागू कब हुआ हमारा? 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से अगर कोई भी पर्सन भारत में रह रहा है तो वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा
एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और उसके माता पिता दादा दादी या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, इन दोनों में से कोई एक शर्त अगर पूरी होती है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, पाकिस्तान से भारत आया हो, ठीक है, और ये 50 से पहले की बात कर रहा हूं मैं, और उसके माता पिता या दादा दादी में का जन्म अविभाजित भारत, जब भारत सेपरेट नहीं हुआ था पाकिस्तान से, उससे पहले से ही उनका जन्म अगर हुआ है तो ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक बनने के लायक है। ठीक है भाई। इसके अलावा एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान आया हो लेकिन बाद में फिर भारत में निवास करने के लिए लौट आया हो। ठीक है, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान आया हो लेकिन बाद में भारत में निवास करने के लिए लौट आया हो, भारत का नागरिक बन सकता है। बस इसके लिए उसको एक प्रार्थना पत्र, एक पंजीकरण देना होगा और 6 माह के बाद में लगभग उसको अपना स्टे दिखाना होगा और उसको उसकी नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द सिटीजनशिप, नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया और बी डीम्ड टू सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट्स। यानी अगर कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति अगर स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से भारत के अलावा किसी और देश की नागरिकता एक्सेप्ट कर लेता है तो वो व्यक्ति उसी दिन से भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। क्लियर है, वो भारत का नागरिक किसी भी हालत में नहीं माना जाएगा। इसके बाद में प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह ये समझा जाता है कि वह एक नागरिक बना रह सकता है यदि संसद इस प्रकार का कोई कानून बना दे। क्लियर है, तो संसद इस प्रकार का कोई कानून बना दे तो भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, संसद को यह अधिकार है कि नागरिक संबंधी नियम बना सकती है। नागरिकता से संबंधित यानी सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी अगर लॉ बनाना है तो उस लॉ से रिलेटेड सारी बातें पार्लियामेंट के पास में ये पावर है और पार्लियामेंट इस चीज का इस्तेमाल करके सारे लॉ बना सकती है। ठीक है, ये पार्लियामेंट के पास में पावर है। और इसके बाद में एक एक्ट आता है आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 इसके बारे में चर्चा करता है और ये बताता है कि अगर आप वंशानुगत, वंश के आधार पर, प्राकृतिक आधार पर आप किस तरीके से अपनी सिटीजनशिप यानी अपनी जो नागरिकता है उसको ले सकते हैं। ठीक है, उसको लिया जा सकता है। तो सबसे पहले बाय बर्थ, अगर आप भारत में पैदा हुए हैं, ठीक है, तो आप भारतीय नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, अगर आप भारत में पैदा हुए तो भारतीय नागरिक कहलाएंगे। दूसरा क्या बोलता है, जुलाई 1987 को या उसके बाद भारत में जन्मे व्यक्ति को भारत का नागरिक तभी माना जा सकता है जब उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। जुलाई 1987 को या उसके बाद कोई भी व्यक्ति अगर भारत में जिसका जन्म होता है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप एक उसी शर्त पे मिलेगी कि उसके माता या पिता में से कोई किसी एक का जन्म इंडिया के अंदर हुआ हो। ठीक है, तो तब उसको इंडियन सिटीजन मान लिया जाएगा। इसके बाद में बात करें वंश के आधार पर, वंश के आधार पर नागरिकता कैसे दी जा सकती है, तो वंश के आधार पर इस प्रकार से नागरिकता मिलेगी, अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर जनवरी 26, 1950, यानी भारत के बाहर 26 जनवरी 1950 से पहले अगर किसी पर्सन का जन्म हुआ हो भारत के बाहर, बट बिफोर दिसंबर 10, 1992 और 10 दिसंबर 1992 से पहले। ठीक है, 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 से पहले सिटीजन से पहले, देखा, अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट ऑफ हिज फादर वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, यानी जिस समय इस बच्चे का जन्म हुआ है 1992 से पहले, उस समय उसके माता या पिता में से पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो वो व्यक्ति इंडियन सिटीजन माना जाएगा। ये बातें कौन बोल रहा है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 इसके बारे में बातें कर रहा है। नेक्स्ट क्या बोलता है, 3 दिसंबर 2004 के बाद में भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति मूल रूप से भारत का नागरिक नहीं होगा। 2004 के बाद अगर कोई भी व्यक्ति भारत के बाहर जिसका जन्म होता है वो मूल रूप से भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा जब तक उसका जन्म तिथि 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत न हो जाए। यानी उसका जो जन्म हुआ है, जन्म के 1 साल के अंदर अंदर अगर उसका रजिस्ट्रेशन इंडियन एम्बेसी के अंदर हो जाता है तो वो इंडियन सिटीजन माना जाएगा। 1 साल के बाद अगर रजिस्ट्रेशन आप कराना चाह रहे हैं तो वो इंडियन सिटीजन नहीं माना जाएगा, उसको बाय रजिस्ट्रेशन ही फिर आना पड़ेगा। ठीक है भाई। इसके बाद में नेक्स्ट क्या बोलता है, बाय रजिस्ट्रेशन, यानी आप रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं, इंडियन सिटीजनशिप को आप ले सकते हैं। ठीक है भाई।
इसके लिए कुछ कंडीशन यहाँ रखी हुई है कि आपको 5 साल के लिए इंडियन भारत के अंदर रहना होगा और हर साल लगभग आपको 180 डेज यानी 6 महीने का स्टे यहाँ पर दिखाना होगा, तब जाके आप इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका माता या पिता वाला, हम पहले ही बात कर चुके हैं इसके अंदर। किस तरीके से आप अपना सिटीजनशिप को छोड़ सकते हैं, ठीक है, कि कितने तरीके से आपकी सिटीजनशिप आपसे ली जा सकती है या खत्म हो सकती है। सबसे पहले स्वैच्छिक रूप से, ठीक है, आप अपनी मर्जी से सिटीजनशिप को छोड़ सकते हैं। दूसरा, बर्खास्तगी के द्वारा, यानी आपकी सिटीजनशिप को इंडियन गवर्नमेंट किसी भी समय टर्मिनेट कर सकती है, कंडीशन अप्लाई यहाँ पर। इसके बाद में वंचित करने पर, यानी आपकी डिप्रीवेशन, यानी आप किसी भी मामले में, यानी आपको भारत के बाहर अगर 2 साल से ऊपर की सजा हो जाए तो आपकी सिटीजनशिप आपसे छीन ली जाएगी। आप इंडियन सिटीजन रहते हुए किसी और देश की सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब आपकी सिटीजनशिप आपसे खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसमें आर्टिकल 6 क्या बोलता है? पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों के नागरिकों के अधिकार, यानी आर्टिकल 6 क्या बोलता है? जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए, ठीक है, और कब? 26 जनवरी 1950 से पहले, 5 साल से पहले पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों को किस प्रकार नागरिकता दी जाएगी, ये आर्टिकल 6 बोलता है। आर्टिकल 7 क्या बोलता है? पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार, यानी पाकिस्तान से कुछ प्रवासी जो भारत में आए, प्रवासी नागरिक वो होते हैं जो किसी ना किसी लड़ाई के कारण, ठीक है, भारत में एक ऐसे माइग्रेंट के रूप में आ जाते हैं। तो ऐसे माइग्रेंट्स के लिए क्या क्या अधिकार होंगे और किस तरीके से नागरिकता दी जाएगी, ये आर्टिकल 7 बोलता है। आर्टिकल 8 क्या बोलता है? भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्ति, जो कुछ NRI पर्सन होते हैं हमारे, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसे लोगों को भारत के बाहर अगर वो रह रहे हैं तो उनके क्या क्या राइट होंगे, क्या राइट्स नहीं होंगे, ये सारे के सारे आपके आर्टिकल 8 के अंदर इसके बारे में बात करी जाती है कि किस तरीके से आपके राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आर्टिकल 9 क्या बोलता है आपका? कि स्वेच्छा से आप किसी भी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाली व्यक्ति की नागरिकता किस तरीके से समाप्त हो सकती है। अगर आप अपनी मर्जी से किसी भी देश की नागरिकता या सिटीजनशिप को एक्सेप्ट करते हैं तो उसी दिन से आप इंडियन सिटीजन नहीं रहेंगे और इंडियन नागरिक नहीं माने जाएंगे। इसके बाद में ये कुछ आपकी टाइप ऑफ सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से भारत के अंदर किस टाइप के नागरिक या किस टाइप के सिटीजन मिल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे NRI की, ठीक है। NRI यानी नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसे व्यक्ति जो भारत के अंदर नहीं रहते हैं एट प्रेजेंट टाइम, जॉब के सिलसिले से या किसी और भी वो भारत के बाहर रह रहे हैं, तो ऐसे पर्सन क्या कहलाएंगे? NRI। एक होते हैं PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऐसे पर्सन जो भारत के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, पर उनका जन्म भारत से बाहर हुआ हो, तो ऐसे क्या कहलाएंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारतीय मूल के विदेशी नागरिक, ठीक है, भारतीय मूल के विदेशी नागरिक, यानी जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म भारत में हुआ था पर उनका जन्म भारत के बाहर हुआ, ऐसे बच्चे क्या कहलाएंगे? आपके PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एक होता है आपका OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, विदेशी मूल का भारतीय नागरिक। अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिसकी पीढ़ी दर पीढ़ी विदेशों में जिनका जन्म हुआ, परमानेंट सेटलमेंट उनका फॉरेन कंट्रीज में था, पर वो जो नई पीढ़ी है उसने इंडियन सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर लिया, इंडियन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन उसने ले ली, ठीक है। ऐसे में वो पर्सन क्या कहलाएगा? OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ऐसे में इनके कुछ राइट यहाँ पर दिए गए हैं, NRI हो गया, PI हो गया, OCI हो गया। तो अगर हम NRI की बात करें तो इंडियन सिटीजन हु इज ऑर्डिनरी रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया एंड होल्ड एन इंडियन पासपोर्ट, ठीक है। NRI का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी पर्सन जो भारत के बाहर रह रहा हो और उसके पास में इंडियन पासपोर्ट हो, तो ऐसा पर्सन क्या कहलाएगा? आपका NRI, ठीक है। उसके सारे राइट्स होंगे। PIO क्या होगा? अ पर्सन हु और हु एनी ऑफ एंसेस्टर्स वाज एन इंडियन नेशनल एंड हु इज प्रेजेंटली होल्डिंग अनदर कंट्री सिटीजनशिप नेशनलिटी, ही शी इज होल्डिंग फॉरेन पासपोर्ट, यानी ऐसा कोई भी पर्सन जिसके पास में किसी अदर कंट्री का पासपोर्ट हो या किसी भी अदर कंट्री की सिटीजनशिप हो, तो ऐसा पर्सन क्या कहलाएगा? आपका PIO कहलाएगा। OCI, अ पर्सन हु रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कार्ड होल्डर अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। इसके अंदर ये चीज बताई गई है कि अगर कोई भी पर्सन जो बाय रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के थ्रू रजिस्टर्ड है और उसने इंडियन सिटीजनशिप को एक्सेप्ट किया है और मूल रूप से वो किसी और देश का रहने वाला है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका OCI कहलाएगा। तो इसमें आपके पास में क्या क्या चीजें हैं? तो अगर NRI आता है तो उसको भारत में आने के लिए वीजा की जरूरत होगी?
एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे, नहीं। अगर कोई भी एनआरआई भारत में आता है तो उसको वीजा की जरूरत किसी भी हालत में नहीं पड़ने वाली। क्या पीआईओ को वीजा की जरूरत होगी, तो आप कहेंगे यस, पीआईओ को भारत आने के लिए वीजा की जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद में बात करें ओसीआई को, कैन विजिट इंडिया विदाउट वीजा फॉर लाइफ लॉन्ग, यानी अगर कोई ओसीआई भारत आना चाहता है तो क्या उसको वीजा की जरूरत होगी, तो आप कह सकते हैं बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई भी ओसीआई कार्ड होल्डर भारत आना चाहता है तो उसको लाइफ लॉन्ग पूरी उम्र वीजा की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि वो बाय रजिस्ट्रेशन इंडियन सिटीजन है। इसके बाद में बात करें ही शी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद पीरियड ऑफ टाइम, यानी वो कितने समय के लिए भारत में रह सकता है। अगर एनआरआई की बात करें तो यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो कितने समय के लिए भी भारत में रह सकता है क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है। बट पीआईओ की बात करेंगे तो हम 180 डेज से ज़्यादा वो भारत में स्टे नहीं कर सकता है। उसको 180 डेज के बाद में भारत के बाहर अपने जो उसकी मूल जो देश है, जो आपका नेटिव उसका कंट्री है जहां वो रहता है, जहां का वो सिटीजन है, उसको वहां जाना होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम डे स्टे कितना होगा आपका पीआईओ का, 180 डेज। ओसीआई का, तो ओसीआई के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है यहाँ पर, ओसीआई के लिए कोई टाइम लिमिट यहाँ पर फिक्स नहीं करी गई है एनआरआई की तरह। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका सिटीजनशिप। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगली वीडियो हमारी फंडामेंटल राइट्स को लेकर होगी, तो वीडियो कैसी लगी आपको आप मेरे चैनल पर बता सकते हैं। धन्यवाद।